इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विवेक के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, मंगल कारक भी हैं, कार्यों में सफलता प्रदान कराने की क्षमता भी आप में आपके साथ है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, लोगों में विवेक का संचार करें, सब में आहार विहार का प्राकृतिक जो नेचुरल आहार विहार है, प्राकृतिक तत्वों का सेवन करने के प्रति जो प्रकृति साम्य शैली है उसको स्वीकार करें। आयुर्वेद के उस वाणी को लोग जो है चरितार्थ करें कि अनुभूत आहार से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। जो विज्ञान का आहार है उसका परिणाम भी हर आदमी भोग रहा है। किसी का की बनावट, मानसिक दिमागी बनावट और शारीरिक बनावट दोनों पर असर पड़ गई है, स्वभाव पर भी असर पड़ गई है। सब अपने को रोगी महसूस करते हैं, लेकिन आश्चर्य इसके बावजूद भी वो अपने को स्वस्थ मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृपा करके थोड़ी सी सोचने की शैली में परिवर्तन करें, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद के उपासक होने के नाते भारतवर्ष के लोगों को मैं यह संदेश देना हमेशा चाहता हूँ कि आयुर्वेद में जो कुछ है वह आपके जीवन जीने की कला है, वह चिकित्सा विज्ञान नहीं है। यह भ्रम फैल रहा, इस भ्रम से भी हम पूरे देश स्वस्थ नहीं रहा, क्योंकि आयुर्वेद को चिकित्सा विज्ञान के रूप में मानने के चलते भी शायद ये एक बहुत बड़ी भूल मनुष्य ने कर दिया कि उसे चिकित्सा विज्ञान मान लिया, वो दवाई मान लिया। विश्व में हमारा ही देश, दो चार गो और एक दो देश में आयुर्वेद को या परंपरागत चिकित्सा विज्ञान को या परंपरा को दवाई माना जाता है। लेकिन विश्व में आप अध्ययन करके देख लें, आप खोज के देख लें, 2, 4, 5, 7 को जो भारत का ही हिस्सा था उसको छोड़कर कहीं भी यह दवाई नहीं है। मॉडर्न साइंस भी आज के डेट में दवाई की परिभाषा में इसको नहीं रखा है। इसके बावजूद भी हम हट करके अपने देश में इसे दवाई बना के रखे हैं, कानून के घेरे में लेके रखे हैं। न जाने क्या करना चाहते हैं हम अपने, कितना ज्ञान विज्ञान है, कितना ये भात रोटी दाल सब्जी जिस आयुर्वेद में उसके गुण का वर्णन है, खिचड़ी का गुण का वर्णन है, अचार का गुण का वर्णन है, हर जगह खाली सारा भारतवर्ष में शब्द है, तो सब ये दवाई हो गया। ऐसी परिस्थिति में हमें फिर पुनः विचार करनी होगी, या आयुर्वेद को जो दवाई मानते हैं वह रहे, क्योंकि मॉडर्न हो गया है। संयोग से वर्तमान आयुर्वेद मॉडर्न साइंस के साथ जुड़ के चल रहा है और प्राचीन धारा को वर्तमान आयुर्वेद ने छोड़ दिया है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आयुर्वेद भी चलेगा और हमारी प्राचीन धारा के अनुसार हमको हमारा रहन सहन, आहार विहार, खान पान भी चलेगा। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि इन बातों पर मैक्सिमम विचार जरूर करें कि हम स्वस्थ कैसे रहें। अगर आप खोजेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप कि खान पान, आपकी दवाइयाँ आपको स्वस्थ नहीं रख रही है, इसमें तो कहीं दो मत है ही नहीं। हर आदमी समझता है कि अंग्रेजी दवाइयाँ रोग को दबा देती है, आहार विहार हमारे शरीर को बना नहीं रही है। आज का
माने जो कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत मनुष्य के सूक्ष्म शरीर की बनावट पर हम लोग बहुत चर्चा करते रहे हैं। आज कफ प्रधान मनुष्य में तमोगुण की क्या स्थिति है। अगर तमोगुणी मनुष्य हो और कफ प्रधान हो तो उसका स्वभाव कैसा बन जाता है या कैसा रहता है, इस पर चर्चा आज हमको करनी है। मनुष्य जब तमोगुणी स्वभाव कफ के प्रधानता में ले लेता है तो वह पक्का आलसी हो जाता है, सुस्त रहता है। क्यों कि तन जो है वो ठहरा हुआ मटेरियल है, वायु उसको ले जाता है, अग्नि उसको परिवर्तित करता है। अब दो का साथ उसको नहीं रहती है और उसके बाद में वो जब तमोगुण की स्थिति में चल जाता है, ठहरा हुआ स्थिति में चल जाता है, तो तन को बनाने वाली जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो अपने आप में अकेली एक यूनिट हैं, प्राण बिंदु कहलाती हैं, और उन कोशिकाओं का आपस का जो कोऑर्डिनेशन भी कमजोर पड़ जाता है। जब आपस का कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के प्रति सहयोग की जो भावना कमजोर पड़ जाती है तो ये सुस्त हो जाता है, आलसी, पक्का आलसी रहता है, सुस्त रहता है। साथ ही वह ओछा बुद्धि का हो जाता है, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस का, अग्नि की इंटेलिजेंस का और वायु के कला का अभाव हो जाता है। एक यूनिट जो सबसे छोटी है वो अपने जीवन मरण में, उसका उम्र छोटा है इसलिए उसी में व्यस्त रहता है, सारी क्रियाएं डिवीजन में चलते रहती है। अब पूरे से भीतर से जो भाव उसकी उठती है एकदम ओछापन का रहता है, छिछलापन का रहता है। और उसमें प्रकृति की द्वारा ये मान्य सिद्धांतों को पर तो ही नहीं चल पाता है, और मानी हुई मान्यताओं पर आधारित संस्कृति को भी, या हमारे जो सभ्यता संस्कृति है, जो हमारा सारी क्रियाकलाप है, उसको भी नहीं मानता है। यहाँ भी अश्लील हो जाता है, यहाँ भी ओछा हो जाता है, यहाँ भी कुछ उसके बातों से, उसके रहन सहन से ऐसा पता स्पष्ट चल जाता है कि आदमी जो है वो सोया हुआ है या नहीं समझ रहा है या मूढ़ बुद्धि का है। सुस्ती तो उसके साथ जुड़ी हुई रहती है और अशिष्ट भी रहता है। जब संस्कृति को नहीं मानने वाला रहेगा, सभ्यता को नहीं मानने वाला रहेगा तो शिष्टता तो उसमें रहेगी ही। असभ्यता को स्वीकार करता है, धीरे धीरे ठीक सारा काम वो क्रियाशील करता है। बोध उसकी जो है वो ओछी हो जाती है। बोध रहता है लेकिन बोध में का इस्तेमाल वो नहीं करता है। संवेदना भर ईश्वर की तरफ से मिली हुई है, उसको जन्मजात, उसको भी संवेदना मिली हुई है, उसको भी अभिव्यक्ति की शक्ति मिली हुई है, उसको भी वाणी मिला हुआ है, लेकिन उसका इस्तेमाल वह छिपा के करना चाहता है, छोटा करके करना चाहता है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, उसको कंजूस का धन बना के रखता है। ऐसी परिस्थिति में उसकी समझ बूझ जो है ओछा हो जाता है, छोटा हो जाता है, संवेदन शून्य भी कहलाता है। संवेदना रहते हुए भी संवेदन शून्य कहलाता है। हमेशा अपने को छिपा के चलने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यह ऐसे लोग जो भारतवर्ष में हैं या विश्व में हैं, इनका कैटेगरी 14 प्रकार से हमारे शरीर बना हुआ है। 7 प्रकार के मानसिक बनावट का मनुष्य हैं और साथ में कफ पित्त बात में है। कफ पित्तज, बात पित्तज, कफ पित्तज करके द्वंद्व, यानी 2 का मेल से और वो तीनों का मेल से, वो अकेला, इस तरह से 7 जो है दोष का और 7 गुण का 14 तरह के लोग हैं हमारे विश्व में, हमारे देश में। और 14 प्रकार के लोगों में ये जो सतोगुण की बात जहाँ भी आई है तो वो बहुत दिव्य स्थिति है, हारमोनियस है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन लेके चलता है, सारे जगत की चिंता के साथ जुड़ा हुआ है। सतोगुण, तीनों का सतोगुण या 14 का सतोगुण बहुत अच्छा है, लेकिन 14 का रजोगुण में जो वायु का रजोगुण है वो कुछ ज़्यादा
बहुत खूबसूरत नहीं, पित्त का भी सतोगुण यानी रजोगुण बहुत खूबसूरत नहीं, और लेकिन फिर भी काम चलाऊं चलता है। लेकिन कफ का ये जो तमोगुण है, ये तो बिल्कुल जो है वो निठल्ला बिठल्लू व्यवस्था होता है। ऐसे लोगों में निद्रा के रोग बहुत ज़्यादा होते हैं, सड़ने गलने के रोग इनमें बहुत ज़्यादा होता है। इनका शरीर भी बहुत भैंसा के जैसा बहुत विशाल होता है। ऐसे परिस्थिति में ये इनकी जो है, लेकिन ये हैं हमारे यहाँ 14 भाग में अगर हम बांटते हैं तो उसमें एक आध भाग तो जरूर हैं पूरे मनुष्य में, पूरे समाज में। इसी को आधार बना के हमारे यहाँ चिकित्सा पर भी व्यवस्था दी गई है। इनकी सुस्ती को मिटाने के लिए भी बहुत सारी जड़ी बूटियों का बहुत सारा व्यवस्था भी की गई है। गुणों में परिवर्तन करने का भी विधान हमारे शास्त्रों में है। हम जैसा चाहेंगे गुण विधान का हो जाएगा, जैसा चाहे बच्चा उस तरह से हम गुण का बच्चा पैदा कर सकते हैं। ये सारी बातें आयुर्वेद में चर्चा की गई है। आज का कार्यक्रम मैं इन्हीं बातों से समाप्त करता हूँ। आपको इस कार्यक्रम को समर्पित करता हूँ। आपसे आज पुनः आग्रह करता हूँ कि आप अपने को स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा सा परंपरा की ओर झांकें, परंपरा की ओर देखें। परमानी और ये जहर खाने की प्रवृत्ति में आप थोड़ा सा अपने खान पान में कोशिश करें कि कम से कम ये जहरीला वस्तु आप खाएं। धन्यवाद।